अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, बातों में क्या चल रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तुम सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत बड़े ज्योग्राफर बन जाओगे, लेकिन तुम इस दुनिया को आसानी से समझ पाओगे, न्यूज़ को, बातों को आसानी से समझ पाओगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होना तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी धरती एक्चुअली में दिखती कैसी है। जो तुम ये ग्लोब मेरे हाथ में देख रहे हो, ये हमारी धरती का एक छोटा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमारी धरती को ही दिखाता है बट छोटे रूप में। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ये हमारी धरती है, इसके बीच से एक लाइन जा रही है। अगर तुम ये ब्लैक लाइन देख पाओ, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। और ये लाइन धरती को दो भाग में डिवाइड करती है, यानी कि धरती को दो भाग में तोड़ देती है। एक हो गया ऊपर का एरिया जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और एक हो गया नीचे का एरिया जिसको हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला, तो ऊपर का आधा गोला और नीचे का आधा गोला। तो अगर तुम ऊपर के आधे गोले में देखोगे, ये ऊपर का आधा गोला है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो तुम्हें यहाँ पर हमारा इंडिया दिखाई देगा। जो पिंक कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये है हमारा इंडिया। तो हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये तो मेरे हाथ में जो मैप देख रहे हो, ये इंडिया और उसके आसपास के जो कंट्रीज है उसका मैप है। तो जब हम धरती को नक्शे पर उतारने की कोशिश करते हैं तो एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि वो परफेक्टली हम कभी नहीं उतार पाते। क्यों? ये तुम खुद करके देखना। तुम एक ऑरेंज लेना, एक संतरा लेना, या फिर कोई भी गोल फल जिसका तुम छिलका उतार सको, तो उसके जब तुम छिलके को उतारोगे तो तुम देखना कि क्या तुम उस छिलके को उतारने के बाद एक रेक्टेंगल आकार में बना पा रहे हो। कभी नहीं बना पाओगे। वो छिलका हमेशा किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से फट जाएगा, कुछ उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट वो कभी भी एक गोल से एक रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। तो एक पूरी धरती एक गोल आकार को एक रेक्टेंगल शेप देने के लिए, जैसे कि तुम यहाँ पर ये मैप देख रहे हो, इस टाइप का एक मैप बनाने के लिए हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। जो एक्चुअल में धरती के अंदर चीज़ें हैं उनका शेप बदलना पड़ता है, उनका साइज बदलना पड़ता है, तब जाकर हम उसको एक रेक्टेंगल पेज पर उतार पाते हैं। अब हमने देख लिया कि जो धरती है उसको हम नक्शे पर कैसे उतारते हैं। तो नक्शे में उतारने के बाद सारी चीज़ें कहाँ पर है, जो हम अलग अलग चीज़ें सुनते हैं, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि तुम लोगों को ये मैप आसानी से दिख सके। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ये मैप है, ये इस धरती का एक छोटा रिप्रेजेंटेशन है। तो जो कुछ भी इस धरती के अंदर है वो तुम्हें इस मैप के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सो अब इस मैप के अंदर अगर तुम ध्यान से ये वाला एरिया देखोगे, ये पूरा एरिया सबसे बड़ा है, और इस सबसे बड़े एरिया को हम बोलते हैं एशिया। अब ये एक कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है एक एरिया जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जमीनी एरिया पानी से घिरा हुआ है। साथ में इसके ये टुकड़ा भी जुड़ा हुआ है, और इस टुकड़े को यानी कि इस जमीन के हिस्से को हम बोलते हैं यूरोप। और अगर हम पूरे के पूरे यूरोप और एशिया को एक साथ मिला करके एक जमीन मान लिए तो हम इसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया है एशिया, और ये पूरा का पूरा एरिया है यूरोप। अब अगर तुम एशिया में ध्यान से देखोगे तो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, यानी कि धरती के अंदर, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो एशिया वाला एरिया है, इस पूरे एशिया के अंदर इंडिया भी आता है। तो इंडिया हमारा इसी एशिया के अंदर आता है। तुम मैप में भी देख पा रहे होगे, तो इंडिया हमारा इसी एशिया के अंदर आता है। इंडिया के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और इवन काफ़ी बड़ा हिस्सा जो तुम देख पा रहे हो रशिया का। अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो, यहाँ पर ये रशिया है, और रशिया इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। और ये यूरोप के अंदर भी थोड़ा आता है और एशिया के अंदर भी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये पूरा का पूरा यूरेशिया कहलाता है। सो यूरेशिया के अंदर पूरा का पूरा रशिया आता ही है, साथ में उसका कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर आता है, और बहुत बड़ा हिस्सा उसका एशिया के अंदर भी आता है। जो मेनली रशिया की राजधानी है मॉस्को, जहाँ से सारा काम होता है, वो यूरोप के साइड ही आता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, और वो है डायरेक्शन। जैसे कि मैंने ग्लोब में बताया था कि ऊपर की तरफ जो भी होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ जो होता है वो होता है साउथ। इसके अलावा अगर तुम इस मैप को यहाँ पर देख रहे हो, जो तुम्हारे राइट हैंड की तरफ है वो सारा एरिया होता है ईस्ट का, और जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ है यानी कि बाएं हाथ की तरफ है, वो सारा एरिया होता है वेस्ट का यानी कि पश्चिम का। सो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो अगर तुम देखोगे कि नॉर्थ की तरफ रशिया आता है और साउथ की तरफ इंडिया आता है। इसी वजह से जब भी तुम कहीं पर सुनते हो कि हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया का मतलब है कि वो बात कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों की, क्योंकि ये सारी चीज़ एशिया के साउथ में आती है। अब अगर तुम यहाँ पर देखो ईस्ट में, तो ईस्ट में कंट्रीज आती हैं जैसे कि चाइना हो गया,
और ये होगा यहाँ पर जो तुम देख रही हो, ये एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि जापान। जापान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब तुम ये कह सकते हो कि जापान को भी हम एक कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते? वो इसलिए, कॉन्टिनेंट होता है बहुत बड़ा लैंड मास। लैंड मास मतलब बहुत ही बड़ा ज़मीन का टुकड़ा। अगर तुम कंपेयर करो पूरे एशिया को जापान से, तो तुम पाओगे कि जापान एक बहुत छोटा हिस्सा है। इवन समुद्र के अंदर जाने पर तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं जापान खुद एशिया से जुड़ा हुआ है। तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, जबकि जो आइलैंड होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पर होते हैं। तो हम जापान को एक कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुद एशिया का हिस्सा है। तो ईस्ट में है जापान, और यहाँ पर जो तुम ये छोटा सा एरिया देख रहे हो, ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये है ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे की तरफ है साउथ कोरिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो ये है वो सारी चीज़। इसके अलावा अगर तुम इधर वेस्ट में आते हो, तो यहाँ पर आने के बाद तुम जो ये एरिया देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट। अब तुम कहोगे कि इसको हम मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं, ये तो वेस्ट में है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। तो फिलहाल इसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन एक्चुअल में ये एशिया के वेस्ट में है। तो इसको तुम कई बार न्यूज़ में सुनोगे कि पश्चिमी एशिया, ठीक है ना। तो इसको हम पश्चिमी एशिया बोलते हैं, और मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्वी बोलते हैं। अब इस मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारी की सारी कंट्रीज आती है जिनका तुम नाम सुनते रहते हो: सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, ईरान, इराक, और ये इज़राइल हो गया, पैलेस्टाइन। ये सारी चीज़ें तुम यहीं पर सुनते हो। ये पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का है, या कहें कि पश्चिमी एशिया का है, यानी कि वेस्ट एशिया का है। अब जो एशिया का बीच का पार्ट हो गया, यानी कि सेंट्रल पार्ट हो गया, उसको ऑब्वियसली हम बोलेंगे सेंट्रल एशिया। यहाँ पर कंट्रीज आती हैं जैसे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर थोड़ा साइड में आओगे, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया साउथ एशिया, हमारा इंडिया का हिस्सा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ है। यहाँ पर तुम्हें आइलैंड्स दिखाई देंगे, काफ़ी सारे आइलैंड कंट्री, जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस और ये फिलीपींस वगैरह। ये थोड़ा सा एरिया तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जो कि नाम से ही पता चलता है। साउथ और ईस्ट के जो बीच का एरिया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। अब हमने पूरा एशिया कवर कर लिया है, तो जो तुम न्यूज़ में सारी बातें सुनते हो, तुम समझ जाओगे कि अगर एशिया की बात हो रही है तो किस चीज़ की बात हो रही है। अब हम चलते हैं यूरोप की साइड। तो मैंने पहले बात की थी कि यूरोप जो है वो एशिया से जुड़ा हुआ है लैंड मास से, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। जो नीचे का हिस्सा, यानी कि जो साउथ वाला यूरोप का एरिया है, ये जिस पानी से घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो इस यूरोप के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर की साइड, यानी कि नॉर्थ की साइड जो कंट्री आती है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, इसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इसी के अंदर 4 और कंट्रीज हैं, जिनमें से मेन कंट्री जिसका तुम नाम सुनते रहते हो, उसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। सो ये इंग्लैंड है, और इसी एरिया को हम ब्रिटेन, यूके भी बोलते हैं। उसके बारे में कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। बाकी इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, यूके बोलते हैं, या ब्रिटेन बोलते हैं। और यहीं पर अगर तुम ब्रिटेन से थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर तुम देखोगे कि ये है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ पर ये नीदरलैंड्स, इटली। ये सारी की सारी कंट्रीज़ यहीं पर है, और जिनकी कैपिटल्स है काफ़ी फेमस कैपिटल्स हैं, जैसे कि रोम का नाम तुमने कई बार सुना होगा, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी है। उसके अलावा लंदन जो कि यूके की राजधानी है। ये सारे के सारे नाम तुमने कई बार सुने होंगे। तो ये सारे यहाँ यूरोप के अंदर ही आते हैं। अगर तुम साइज़ के हिसाब से देखोगे तो ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी छोटी हैं। जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, इन सारी कंट्रीज से इनका साइज़ काफ़ी छोटा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी ये कमाती हैं। तो इकोनॉमिकली ये इनसे ऊपर चली जाती हैं। अगर हम बात करें इनके इंडिविजुअल इनकम की, यानी कि यहाँ पर एक इंसान उस एक इंसान से ज़्यादा कमाता है जो इंडिया में या चाइना के अंदर है। सो दैट्स वाई ये इन कंट्रीज छोटी होने के बावजूद भी वर्ल्ड के अंदर अपना दबदबा बनाए रखती हैं। तो अब इस पूरे यूरेशिया को कवर करने के बाद तुम थोड़ा यहाँ पर देखो, तो ये है अफ्रीका। अब ये है अफ्रीका, और कई लोगों को लगता है कि अफ्रीका खुद एक कंट्री है, लेकिन नहीं, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, और जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉन्टिनेंट एक ऐसा लैंड मास, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो ये वही है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ना कि एक कंट्री। तो ये देखो तुम, यहाँ पर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर भूमध्य सागर जिसकी हमने बात की उससे घिरा हुआ है। सो ये पूरा अफ्रीका है। अब इस अफ्रीका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं जिसका तुमने नाम कई बार सुना होगा, जैसे कि इजिप्ट। ये है इजिप्ट, जो कि एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है। बहुत छोटा रास्ता जाता है, ये हमें एशिया को और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। उसके अलावा एक कंट्री है, वो है साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में। कई बार लोग साउथ अफ्रीका को सिर्फ अफ्रीका बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अफ्रीका खुद एक कंट्री है, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका कंट्री है और कई बार उसी को अफ्रीका बोला जाता है। तो अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो कुछ भी नीचे की तरफ होता है वो साउथ होता है, तो अफ्रीका के साउथ में बिल्कुल नीचे की तरफ जाओगे तो जो एक कंट्री तुम्हें दिखाई देगी, जो देश दिखाई देगा, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। और इसी अफ्रीका में अगर तुम देखोगे नॉर्थ में, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तान जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और तुमने नाम गैस कर लिया होगा, इसको हम बोलते हैं सहारा रेगिस्तान, जो कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इसके अंदर कई सारी कंट्रीज आती हैं। इस अकेले रेगिस्तान के अंदर कंट्रीज आती हैं। तुमने सही सुना। हमें पता है कि इंडिया के अंदर रेगिस्तान है जिसको हम थार रेगिस्तान बोलते हैं, वो कंट्री के अंदर रेगिस्तान है, लेकिन इस रेगिस्तान के अंदर कई सारी कंट्रीज आती हैं। कुछ कंट्रीज है जैसे कि नाइजर हो गया और ये अल्जीरिया हो गया। इसके अलावा अगर तुम थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर इस आइलैंड को देखोगे तो ये भी एक कंट्री है, इसको हम बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर तुमने मूवी भी देखी होगी शायद, जिसमें जो जंगल के जानवर हैं उनके ऊपर मूवीज बनाई गई है। तो ये मेडागास्कर है, ये वही मेडागास्कर है। अफ्रीका के अंदर तुम बहुत ज़्यादा कंट्रीज के नाम नहीं सुनते हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर 50 से ज़्यादा कंट्रीज आती हैं। अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो काफ़ी गरीब होती हैं और वहाँ पर जंगली एरिया काफ़ी सारा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग बिल्कुल ही जंगली होते हैं। वहाँ के कई सारे लोग ट्राइब में रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग बहुत सिविलाइज्ड तरीके से भी रहते हैं और काफ़ी डेवलपमेंट भी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया, साउथ अफ्रीका काफ़ी फेमस कंट्री है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अब हमने इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया है। अगर तुम धरती के अंदर देखना चाहो तो ये पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से ये पूरा एरिया हमने कवर कर लिया। ये एशिया हो गया और ये अफ्रीका हो गया, ये सारा का सारा एरिया हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अगर तुम और वेस्ट में आते हो तो तुम देखते हो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि दो कॉन्टिनेंट है तुम्हें दिखाई देंगे, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। जो ऊपर वाला कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, जो नीचे की तरफ है उसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। तो जो ये नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ये कोई खुद में देश नहीं है। लोगों को लगता है कि जब हम सिर्फ अमेरिका बोलते हैं तो हम अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रंप वाला देश है, उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अमेरिका जो खुद है वो कॉन्टिनेंट है। इन दोनों अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर हम बोलते हैं अमेरिका। लेकिन अगर तुम खाली नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हो तो हम, यानी कि हम इन दोनों में से ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की बात करते हो तो नीचे वाले की बात कर रहे हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये खुद एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि तुम देख रहे हो, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको हम बोलते हैं पनामा कैनाल, और पनामा देश है यहाँ पर, इससे जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ साउथ अमेरिका। तो ये छोटी सी जगह इनको जोड़ती है, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम इसके पूरे को एक कॉन्टिनेंट बोल दें। इस वजह से दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है। तो जो ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये है एक्चुअल में देश। तो इसको हम देश बोलते हैं, ना कि सिर्फ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका खुद में कोई देश नहीं है। यूएसए देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ये वही यूएसए है जो तुम फेमसली सुनते रहते हो हर जगह, जिसको हम आमतौर पर अमेरिका बोलते हैं। इसके अलावा यूएसए के ऊपर ये बहुत बड़ा देश है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कनाडा। और कनाडा दुनिया का रशिया के बाद सबसे बड़ा देश है अगर तुम ज़मीन के हिसाब से बात करोगे। और यहीं पर नीचे की तरफ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आता है मैक्सिको। मैक्सिको भी इसी के अंदर है। और यूएसए के अंदर काफ़ी सारी, जो अमेरिका की हमने बात की थी उसके अंदर काफ़ी सारी फेमस सिटीज़ हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया और वॉशिंगटन डीसी हो गया, शिकागो, कैलिफोर्निया, ये सारी की सारी सिटीज़ जो हैं वो यूएसए के अंदर है। अब हम आते हैं नीचे साउथ अमेरिका की तरफ। तो जो साउथ अमेरिका है, अगेन वो भी एक कॉन्टिनेंट है, कोई देश नहीं है। इस साउथ अमेरिका के अंदर कई सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि एक फेमस कंट्री है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इसी के अंदर आती है। और ब्राज़ील के अंदर जो तुमने अमेज़न का नाम सुना होगा ना, अमेज़न बहुत ही बड़े घने जंगल है, बहुत घने घने जंगल हैं। तो वो पूरा का पूरा एरिया ब्राज़ील के अंदर काफ़ी सारा आता है। इसके अलावा आगे तक कुछ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी वो फैल जाता है। तो अगर तुम और फेमस कंट्रीज़ की बात करो, जैसे कि चिले हो गए, ये बिल्कुल चिली यानी कि मिर्ची के आकार की भी है। इसके अलावा कंट्री है अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारी की सारी कंट्रीज यहीं पर आती हैं। इसके अलावा जो वेनेजुएला है वो कंट्री भी यहाँ पर आती है, जिसका अभी हमने न्यूज़ में सुना था कि जिसका प्रेसिडेंट उठा लिया गया था अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा। सो उसका जो देश है वो भी यहीं पर है, वेनेजुएला, वो यहाँ पर आता है यानी कि साउथ अमेरिका में। अब एक और चीज़ बचती है और वो है ऑस्ट्रेलिया का एरिया। हमने सारी चीज़ देख ली, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमने देख लिया, हमने अफ्रीका और एशिया को देख लिया। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो यहाँ पर तुम देखो, ये एक और चीज़ आती है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पूरा एक देश है। देखो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के ऊपर, क्योंकि जो कंट्री है ये खुद में पूरा का पूरा एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया इस जगह का कवर करती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन इसके आसपास कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि हमने देखा था मेडागास्कर और जापान, तो वो भी कुछ आते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक कंट्री आती है पापुआ न्यू गिनी, और ये इंडोनेशिया से जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। अब तुम कह सकते हो कि ये एशिया के अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखते हो ज्योग्राफी के अंदर जाकर, जियोलॉजी को अगर तुम देखते हो, तो ज़मीन के अंदर यानी कि पानी के अंदर वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक्चुअल में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन जुड़ी हुई है और उनका नाम हमने ऐसे अलग अलग रख दिया, नहीं, वो एक्चुअल में अलग अलग हैं। वो इस तरीके से अलग अलग होते रहते हैं, अलग अलग पास्ट में हुए भी हैं और फ्यूचर में भी वो आपस में टकराते रहते हैं और अलग अलग होंगे। सो इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम प्लेट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हर कॉन्टिनेंट की अपनी एक अलग प्लेट होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ और कंट्रीज आती हैं, ये मेन ऑस्ट्रेलिया जो लैंड है इसको तो हम ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज आती हैं, जैसे यहाँ पर तुम देखो, ये है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर ये है न्यूजीलैंड। लोग यहीं पर आते हैं घूमने के लिए। तो हमने यहाँ पर उन मेन चीज़ों को जान लिया है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है इस धरती को समझने के लिए। लेकिन धरती के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें से हमने अभी तक सिर्फ 6 देखे हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके अलावा एक और कॉन्टिनेंट है धरती पर और उसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिका। तुमने इसका नाम कई बार सुना होगा, तुम समझ भी गए होगे कि एंटार्क्टिका नाम सुनते ही सबके माइंड में सिर्फ बर्फ ही बर्फ आती है। तो वो हिस्सा है ये धरती के नीचे वाला हिस्सा। तुम ये सफ़ेद एरिया अगर देख पा रहे हो, तो ये सफ़ेद एरिया पूरा का पूरा है एंटार्क्टिका। ये धरती के साउथ में आता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल वाला एरिया है, वहाँ पर एंटार्क्टिका आता है और ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अब ये बर्फ़ से क्यों है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है यहाँ भी पूरा बर्फ़ से होता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, तो उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए तुम ये जान लो कि जो ये इक्वेटर है, जो ये ब्लैक लाइन जा रही है, कोई भी चीज़ इससे जितना ज़्यादा दूर होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड होगी। और क्योंकि ये पॉइंट, नॉर्थ वाला पॉइंट और साउथ वाला पॉइंट, इस ब्लैक लाइन से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो अब हो गए टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो ज़मीन के हिस्सों के बारे में तो हमने जान लिया, अब जानते हैं पानी के बारे में। देखो, न्यूज़ वगैरह वीडियोस में और अलग अलग जगह न्यूज़ आर्टिकल्स में वहाँ पर समुद्रों की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कई बार इनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस धरती के ऊपर, जैसे तुम इस मैप पे भी देख रहे होगे, ये सारा तो कॉन्टिनेंट वाला इलाका था, जैसे कि हमने अभी देखा, लेकिन इसको छोड़कर जितना भी ये ब्लू रंग का इलाका है, इसको हम बोलते हैं ओशंस। और ये अलग अलग टाइप के ओशंस है धरती पर, टोटल 5 ओशंस हैं, यानी कि महासागर है। देखो, एक डिफरेंस होता है सागर और महासागर के बीच में। जो सागर होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि सागर तुम्हें जमीन के हिस्सों से घिरे हुए मिल जाएंगे। कई बार वो ओशन से यानी कि महासागर से जुड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे छोटे होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने अभी देखा था, यूरोप के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका है, उसको हम सी इसीलिए बोलते हैं, यानी कि उसको हम सागर बोलते हैं, क्योंकि वो महासागरों से छोटा है, तो इसलिए हम उसको मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर बोलते हैं। इस तरीके से कुछ और सागर हैं, जैसे कि कैस्पियन सी है, डेड सी है, यहाँ पर आता है ये इजराइल के पास और जॉर्डन के पास, यहाँ पर डेड सी आता है। और रेड सी है, रेड सी ये सऊदी अरेबिया वाला इलाका है, इसके साउथ में जो तुम देख रहे हो ये रेड सी है। और इसके ऊपर आता है पर्शियन गल्फ, जिसको हम खाड़ी बोलते हैं, पारस की खाड़ी। और इसी वजह से तुम कई बार देशों के नाम सुनते रहते हो कि खाड़ी के देश, खाड़ी के देशों में युद्ध हो रहा है, खाड़ी के देशों से तेल निकाला गया, तो इसीलिए उनको खाड़ी के देश बोलते हैं, क्योंकि जो एक खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ को ही हम हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। इस खाड़ी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनको हम गल्फ कंट्रीज़ बोलते हैं, और इनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब को आते हैं, इसलिए हम इनको खाड़ी देश बोलते हैं। अब जो खाड़ी होती है वो समुद्र से जुड़ी हुई होती है किसी न किसी रास्ते के द्वारा, जो कि अंदर तक जाई होती है किसी ज़मीनी टुकड़े के अंदर। तो तुम इस मैप में देख रहे हो, जैसे कि ये पर्शियन गल्फ है, यानी कि पारस की खाड़ी है, तो ये खुद पानी से भरी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर जुड़ी हुई है हिंद महासागर से। और अब हिंद महासागर की बात आ ही गई है, तो मैं अब सागर की बात स्टार्ट करता हूँ, यानी कि महासागरों की बात करता हूँ। तो महासागर में जो ओशंस के अंदर 5 ओशंस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ओशन है उसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस धरती का सबसे बड़ा ओशन है, सबसे ज़्यादा पानी है इसके अंदर। और ये धरती के पीछे के हिस्से में, जो मेन ज़मीन वाला इलाका यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है मैप्स के अंदर भी, ये उसके पीछे का हिस्सा है।
ये जो तुम ब्लू एरिया देख रहे हो और इस मैप में जो तुम ये एरिया देख रही हो, पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है। ये यहाँ पर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जो यूएसए वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला एरिया, और इधर ही जुड़ा हुआ है चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से। तो ये पूरा का पूरा है पैसिफिक ओशन, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। इसके अलावा है हिंद महासागर, जिसका नाम रखा गया है भारत के जो लोकेशन है उसके ऊपर, क्योंकि भारत का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोकेशन है, बिल्कुल ऊपर ही है हिंद महासागर के। दैट्स वाई इसका नाम हिंद महासागर, और इंग्लिश में बोले तो इंडियन ओशन रखा गया है। ये है इंडियन ओशन। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर देखोगे, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन है, ये एस आकार का ओशन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक के बारे में भी तुमने काफ़ी सारा सुना होगा, अटलांटिक ओशन। और ये अटलांटिक का नॉर्थ वाला पार्ट ही था जहाँ पर जो टाइटैनिक जहाज था वो डूबा था। अब दो महासागर और बचते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता। एक महासागर है आर्कटिक ओशन, जो कि नॉर्थ के इलाके में तुम्हें देखने को मिलेगा। ये जो तुम्हें नीला गोल इलाका दिखाई दे रहा है, ये है आर्कटिक ओशन। जो पांचवा ओशन आता है वो आता है साउथ की ओर, बिल्कुल यहाँ पर जैसे हमने एंटार्क्टिका की बात की तो एंटार्क्टिका के चारों तरफ जो पानी है, गोल गोल घूमता हुआ ये पानी है, इसको हम बोलते हैं सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन, जो कि एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है जिसकी हमने बात की थी उसके नाम के ऊपर रखा गया है। तो 5 ओशंस के नाम हमने देख लिए, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हो गया सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। अब हमने मेजर चीज़ों की बात कर ली है, लेकिन काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं लोगों के माइंड में फिर भी, क्योंकि कई सारी बात ऐसी बोली जाती है जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि मिडल ईस्ट वाला एरिया हो गया, ये मिडल ईस्ट क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देश क्या है, क्योंकि पश्चिम में तो पाकिस्तान भी आता है लेकिन हम उसको पश्चिमी देश नहीं बोलते। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट देखो, मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि भाई ये एशिया है, तो एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, तो तुमने बिल्कुल सही सुना, इसको हम वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया भी बोलते हैं। देखो पुराने समय में जो यूरोपियन लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मैप पर ध्यान देते थे और इधर उधर आया जाया करते थे, दैट्स वाई उन्हें नाम रखने पड़ते थे सोचने के लिए कि जाओ क्या बोले। तो यूरोप के हिसाब से अगर तुम ये इधर का पूरा इलाका देखोगे एशिया का, तो ये सारा ईस्ट के अंदर आता है। हमारे लिए अगर इंडिया में देखो तो इधर का इलाका वेस्ट है, इधर का इलाका ईस्ट है, लेकिन पूरे के पूरे यूरोप के लिए जो इधर का इलाका है ये तो ईस्ट हो गया ना। तो जो ईस्ट का सबसे दूर का हिस्सा हुआ यानी कि जापान और चाइना वाला इलाका, उसको बोला गया फार ईस्ट। फार मतलब दूर, दूर वाला ईस्ट का इलाका। ये बीच का इलाका हो गया यानी कि जिसको हम आज मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इसको बोला गया मिडिल ईस्ट, यानी कि जो बीच में ही है ईस्ट का इलाका। और जो ये वाला इलाका हो गया इधर टर्की के आसपास का इलाका, इसको हम बोलते हैं नियर ईस्ट, यानी कि वो लोग बोलते हैं नियर ईस्ट, यानी कि जो पास वाला ईस्ट का इलाका है। आज के टाइम पर नियर ईस्ट और फार ईस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मिडिल ईस्ट का आज भी इस्तेमाल होता है। और इसीलिए क्योंकि यूरोपियन लोगों के लिए ईस्ट में है और थोड़ा बीच में है, दैट्स वाई इसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। अब हमने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना है पश्चिमी देश, पश्चिमी देश या इंग्लिश में बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कल्चर, ये सारी बात हमने सुनी है। तो देखो वेस्ट का मतलब हमें पता है कि पश्चिम होता है। अब जैसे कि मैंने कहा था पश्चिम में पाकिस्तान भी आते हैं, ये ईरान इराक वाला एरिया भी आता है, इवन पश्चिम में इंडिया के इधर सब कुछ जितने भी देश हैं वो सब पश्चिम के अंदर ही आते हैं। लेकिन हम पश्चिमी देशों का मतलब निकालते हैं जो यूरोप की कंट्रीज है, जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं, और स्पेशली जो अमेरिका कनाडा हो गया, साथ ही जो इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया, इनको हम वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न कल्चर वाले लोग बोलते हैं। क्योंकि देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हालांकि उससे पहले भी था। तो रशिया के लिए और जो रशिया के दोस्त थे जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब के लिए ये सब कुछ पश्चिमी देश थे, यानी कि स्पेशली अमेरिका, तो ये सब कुछ पश्चिम में था। तो इसलिए इनको वेस्टर्न कंट्रीज बोला गया। और इन ही कंट्रीज ने जिन जगहों पर कॉलोनीज बनाई, यानी कि जिन जगहों पर कब्जा किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले इन कंट्रीज के अंदर नहीं आता था, यहाँ पर पहले क्रिश्चियन लोग नहीं रहते थे। जब यूरोपियंस ने इन जगहों पर आकर कॉलोनी बसाई, जैसे इंडिया के अंदर किया था, तब जाकर ये यूरोपियन कंट्रीज के अंडर आए और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आई। दैट्स वाई इनको भी उन्हीं कंट्रीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी और पॉलिटिकली भी आमतौर पर उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के अलायंस में रहते हैं। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये पूरा यूरोप कंट्रीज और अमेरिका और कनाडा, इनको पश्चिमी देश बोलते हैं। तो जब भी तुम पश्चिमी देशों की बात करते हो तो तुम्हारा मतलब होता है काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो यूरोपियन कल्चर से प्रभावित हैं
और जो वेस्ट की ओर हैं आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके। तो इसीलिए हम इनको पश्चिमी देश या फिर वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। तो होपफुली इस वीडियो ने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अब तुम रेडी हो कहीं भी इस बारे में बात करने के लिए, ज्योग्राफी के बारे में बात करने के लिए, वॉर के बारे में बात करने के लिए, न्यूज़ को समझने के लिए, डिबेट करने के लिए। तो अब बस तुम्हारे लिए एक काम बचता है और वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।